गए कि अब कोरोना वायरस नहीं रहा, जिसकी वजह से समाजी तकारीब हो, शादी ब्याह की तकारीब हो, कोई इवेंट हो, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिसकी वजह से ये नंबर्स मैंने आपके सामने पेश किए हैं कि किस तेजी के साथ केसेस में इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूं हम तमाम लोगों को और बिलखुसूस मीडिया को, अपने तमाम चैनल्स पे इस चीज़ को एक बार फिर, जिस तरह माजी में आपने हमारा साथ दिया था, लोगों को कन्विंस करने में कि एहतियात वो वाहिद तरीका है इस वबा से बचने का, और एहतियात ये मास्क पहन के आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि अपने अपने टीवी चैनल्स पे, अपने अपने अखबारों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात को एम्फसाइज करें, एक बार फिर रीइटरेट करें कि आपको अगर कोरोना वायरस की वबा से बचना है तो आपको ये मास्क पहनना लाजमी है, वैक्सीन लगाना लाजमी है। जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई, मैं उनसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि तमाम अस्पतालों में वैक्सीनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप वैक्सीन लगवाइए। और जिन लोगों ने पहले वैक्सीन लगवा ली है, जिनका बूस्टर डोज लगाने का टाइम आ गया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर अस्पताल जाएं और बूस्टर लगवा लें। इससे बेहतर है कि हम खुदा ना खास्ता बीमार होकर अस्पताल जाएं, बेहतर यह है कि आज हम मास्क पहन लें, आज हम अस्पताल जाके अपनी वैक्सीनेशन करा लें। मैं तमाम शहरियों को कहना चाहूँगा कि कोई सख्त फैसला सिंध हुकूमत ने अभी फ़िलहाल नहीं किया है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। हमारे अस्पतालों में उस तरह का प्रेशर अभी तक नहीं आया, और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा क्लोजली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और गाहे बगाहे अपडेट्स हमको देता है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो इसलिए मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि क्यों हम सख्त फैसले की तरफ जाएं, क्यों हम बुरी सिचुएशन की तरफ जाएं, क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें। और जो एहतियात हमने पिछले 1.5-2 साल में की थी, जिस एहतियात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में, हमारे सूबे, हमारे मुल्क में सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही और दुनिया के मुकाबले में नुकसान हमारे यहाँ कम हुआ। अगर एक बार फिर हम वो एहतियात करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा हम सब के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए। अब मैं आता हूँ बुनियादी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे। मैंने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेहत कार्ड के हवाले से, और मैंने आप तमाम दोस्तों के जरिए पाकिस्तानी कौम को बताया था कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो भी पॉलिसी बनती है उसके पीछे कोई ना कोई इनका एटीएम होता है। वो लोग जिन्होंने माजी में इनकी सो कॉल्ड 22 साल जद्दोजहद में इनकी मदद की है, इनको फंड किया है, इनको फाइनेंस किया है, इनको सपोर्ट किया है, इनके अखराजात बेयर किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी हर पॉलिसी का महवर वो लोग होते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम नहीं होती। और इसी वजह से अगर आप पिछले 3.5 साल पर नज़र डालेंगे तो चाहे चीनी स्कैंडल हो तो उनको इनके आसपास के लोग नज़र आते हैं, गंदम स्कैंडल हो इनको अपने लोग नज़र आते हैं, पेट्रोलियम स्कैंडल हो, एलएनजी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, इनको अपने लोग नज़र आते हैं। लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती। काश की कार्रवाई हुई होती तो आज चीनी शायद सस्ती हो चुकी होती, आटा शायद सस्ता हो चुका होता, अद्वियात सस्ती हो चुकी होती, एलएनजी गैस घरेलू सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो, ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, उनको मिल रही होती। लेकिन चूंकि ये मफादात पर मबनी सियासी जमात है, मफादात पर मबनी हुकूमत है, तो हमेशा ये उन मफादात को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को नहीं देते। तो मैंने पिछले दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब तक फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आई थी, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि सेहत कार्ड इशू करने का बुनियादी मकसद ये है कि बजाय इसके कि आप अपने सरकारी अस्पतालों को ठीक करें, अपने सरकारी अस्पतालों में जो फैसिलिटीज मिलती हैं, सहूलियात मिलती हैं, उनको ठीक करें। आपने पैसों को अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, क्योंकि
हॉस्पिटल सेक्टर से भी इनके दोस्त यार हैं माशाल्लाह। आपने सेहत कार्ड इशू करने का फैसला किया ताकि बजाय इसके आप सरकारी अस्पताल को ठीक करें, आप वो पैसा उस प्राइवेट सेक्टर को दे दें और वो प्राइवेट सेक्टर की वाह हो जाएगी, उसके बारे में नारे हो जाएंगे, तो पैसे ही पैसे होंगे, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है उसकी हालत ज़ार में कोई बेहतरी नहीं आएगी। और मैंने उसकी कंपैरिजन दिया आपको कि जो लोग तनकीद करते हैं कि सूबा सिंध के अंदर सेहत कार्ड हम इशू नहीं कर रहे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों नहीं कर रहे, कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि सरकार का पैसा वो प्राइवेट सेक्टर में जाए। हम नहीं चाहते कि वो सरकार का जो बजट है वो मेरे जाती अस्पताल की बेहतरी में खर्च हो। दुनिया भर में हुकूमतें, रियासतें अपने सरकारी फैसिलिटीज को बेहतर बनाती हैं ताकि एक आम आदमी को फैसिलिटी मिल सके। और मैंने पिछले 3 साल का डेटा दिया आप लोगों को और मैंने बताया कि किस तरीके से सूबा सिंध के अंदर NICVD के जरिए, गंबट के जरिए, JPMC के जरिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन के जरिए, SIUT के जरिए, इंडस हॉस्पिटल के जरिए लोगों की खिदमत की जा रही है, इंसानियत की खिदमत की जा रही है। और मैंने आपको नंबर्स दिए कि हर साल NICVD ने कुल कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, उनमें से कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाकी सूबों से आए थे। साइबर नाइफ में कितने पेशेंट को ट्रीट किया गया, कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाहर से आए थे। गंबट में इतने पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, इतने सूबा सिंध के शहरी थे, इतने सारे पाकिस्तान से आए। ये बताने का मकसद ये था कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सिंध हुकूमत ने इन अस्पतालों के जरिए ये स्टैब्लिश किया कि अब किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान जाके जिगर की पेवंदकारी कराने की जरूरत नहीं है, वो फैसिलिटी उसके पाकिस्तान में अवेलेबल है, सूबा सिंध में अवेलेबल है। आपको अपने अमराज़े कल्ब के लिए बरतानिया जाके इलाज कराने की जरूरत नहीं है, आपको वही फैसिलिटी सूबा सिंध में अवेलेबल है। ये सारी बातें इसलिए की ताकि इनको एहसास दिला सके कि अगर हुकूमत काम करना चाहे तो काम किस तरीके से किया जा सकता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये लोग बताएंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब, खैबर पख्तूनख्वा में हमने इतने सरकारी अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त जिगर की पेवंदकारी की जा रही है। ये बताएंगे कि बलूचिस्तान में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ये बताएंगे कि पंजाब में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर अमराज़े कल्ब का मुफ्त इलाज हो रहा है। किसी भी इनके तर्जुमान ने कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स, कोई नंबर नहीं दिए और यही कहते हैं कि बस पीपल्स पार्टी बुरी है, सिंध हुकूमत बुरी है, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। तो आज मैं फिर पूछना चाहूंगा कि क्या गंबट इंस्टीट्यूट जैसा इदारा किसी और सूबे में काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या NICVD जैसा इदारा किसी और जगह पर काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या साइबर नाइफ फैसिलिटी पाकिस्तान के किसी और हिस्से में काम कर रही है और मुफ्त इलाज कर रही है? इन सवालात का जवाब इनके पास नहीं है। और अब मैं आता हूं, उसको मैं कनेक्ट करता हूं फॉरेन फंडिंग के साथ कि ये रिपोर्ट है फॉरेन फंडिंग की। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 49.11 पे 5 लोगों का जिक्र है, 5 लोगों का जिक्र है जिन्होंने माजी में PTI को
फंडिंग दी। बहुत सारी बात की जा रही है वुटन क्रिकेट लिमिटेड नामी एक कंपनी की, बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि उसके जो मालिक थे उन्होंने जब बर्तानिया में वो अरेस्ट हुए तो उन्होंने रेफरेंस के तौर पर किन लोगों का नाम लिया। इस पर तो बहुत बात हो गई। मैं इसी रिपोर्ट में तीसरे नंबर पे नाम लिखा हुआ है मुमताज अहमद मुस्लिम साहब का। दुबई से इन्होंने पैसे या फंड दिए। ये नाम कुछ सुना सुना लगता है, मुमताज अहमद मुस्लिम, मुमताज मुस्लिम, ये नाम कुछ सुना सुना लगता है। थोड़ी सी हमने कागजात देखे, रिसर्च की तो तस्वीर भी नजर आई खान साहब के साथ। फिर गालिबन ये वही साहब हैं, गालिबन, क्योंकि मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगाता। गालिबन ये वही साहब हैं जिनको नथिया गली में एक होटल का कॉन्ट्रैक्ट साफ चली शफाफ चली पीटीआई ने दिया। ये वही साहब हैं गालिबन जिन्होंने माजी में पीटीआई की फंडिंग की। पीटीआई की जो 22 साल जिद्दोजहद है इमरान खान साहब की, उसमें अपना किरदार अदा किया और माशाअल्लाह अब उस किरदार को सराहते हुए, शायद उनको सेनेट की टिकट के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया था शायद, अब उस किरदार को सराहते हुए माशाअल्लाह एक बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं आप तमाम दोस्तों को कि ये है वो 22 साल जिद्दोजहद, कि कैसे आप अपने दोस्तों को, अपने न्याजमंदों को सपोर्ट करें, मदद करें, और नुकसान किसका करें? पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का, जिसको आपने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, जिसको आपने वादे किए थे, लेकिन आज तक पिछले 3-3.5 सालों में कोई वादा वफा होते हुए नजर नहीं आता। आपने दूध और शहद की नहरें बहाने के वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कुछ इकोनॉमी के हवाले से नंबर देना चाहूंगा। दिसंबर 2021 में इन्फ्लेशन 12.3% थी महंगाई। ये महंगाई का तनासुब है। और फिर जब सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी सिंध हुकूमत बेसिक सैलरी को बढ़ा के, बेसिक वेज रेट को बढ़ा के 25,000 करती है, तो ये लोग इल्जाम तराशी करते हैं हमारे ऊपर। इनसे पूछिए कि गरीब आदमी का कैसे गुजारा हो रहा है इस मौजूदा महंगाई में, कैसे गुजारा हो रहा है। इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। पिछले 1 साल में गंदम की कीमत में 20% इजाफा हुआ, मीट की कीमत में 20.4%, दूध की कीमत में 14.5%, कुकिंग ऑयल की कीमत में 59%, फल की कीमत में 30%। और अगर पिछले 3.5 साल पर आप नजर डालते हैं, यानी कि अगस्त 2018 जब इमरान खान साहब बरसरे इख्तिदार आए और 2021 दिसंबर, तो फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि वो एक आम आदमी से पर्टेन करता है, आपसे मुझसे पर्टेन करता है, फूड इन्फ्लेशन में 54.2% इजाफा हुआ है, 54.2% इजाफा हुआ है 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत में। लेकिन फिर भी ये अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। मैं समझता हूं पिछले 3.5 सालों में उर्दू लुगत में एहसास का नाम तब्दील करके बेइज्जती कर दिया जाए, क्योंकि इस मौजूदा हुकूमत ने एहसास के नाम पर जितनी बेहिसी दिखाई है, जितना बेहिस किरदार अदा किया है, इसकी मिसाल मेरे ख्याल में दुनिया में कभी नहीं मिलती। सबसे पहले मैं समझता हूं कि मैं मुजम्मत करना चाहूंगा इनके इस अमल की। ये अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं,
अपने आप को तब्दीली का नारा लगाने वाला कहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये स्ट्रैटेजी होती है? काश के लोग स्ट्रैटेजी ये बना रहे होते कि यार गुर्बत कैसे कम कर सकते हैं, महंगाई कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं। स्ट्रैटेजी क्या बन रही है? क्योंकि ध्वंस वाली सियासी जमात है, मैं समझता हूँ शर्मनाक किरदार है। और मैं कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई स्ट्रैटेजी इनके खिलाफ बनाने की ज़रूरत नहीं। हम कार्टूनों से हम डरते नहीं हैं। ये अपनी सियासी जमात में इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, सिंध असेंबली में नहीं कर सकते। तो खुदारा इनको बोले थोड़े होश के नाखून लें, थोड़ी शर्म, थोड़ी हया डेवलप करें। किस किस्म के लोग हैं ये? क्या ये मैसेज ये पाकिस्तान की आवाम को देना चाहते हैं? हमीद साहब, मैंने आपको बताया ना कि मेरे नज़दीक पिछले 3.5 साल में एहसास लफ्ज़ का मतलब बेहिसी है। मैं और क्या कह सकता हूँ इन लोगों के लिए? इतना अफसोसनाक वाकया, इस पर बिल्कुल मैं किसी सियासी बयान से इज्तनाब करूँगा। मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 36 घंटे बाद गालिबन वज़ीर आला पंजाब वहाँ पहुँचे। कहाँ थी इनकी हुकूमत, कहाँ थी इनकी इंतज़ामिया जब लोग तकलीफ में थे? ये वो लोग हैं जो अपने आप को मदीने की रियासत के दावेदार कहते हैं। ये वो लोग हैं जो बार बार एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं। मैं कहता हूँ ना, बार बार मैंने कहा है, इन लोगों को अपने ऐलानात में एहसास नहीं, अपने काम में एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। अगर इन लोगों में हिस्स होती, अगर इन लोगों में एहसास होता, तो शायद इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था। मैं समझता हूँ इतनी मफलूज, इतनी पैरालाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती कहीं पर भी, और स्पेशली उस सूबे में जहाँ पे इमरान खान साहब थकते नहीं हैं वज़ीर आला पंजाब को डिफेंड करते हुए, थकते नहीं है वज़ीर आला पंजाब के गुण गाते हुए। मैं समझता हूँ थोड़ा सा वसीम अकरम प्लस के, मैं समझता हूँ उनका नाम इमरान खान प्लस रख देना चाहिए, क्योंकि दोनों माशाल्लाह, बस खुदा खैर करे। मैं समझता हूँ मेरी गुजारिश है कि हमें ऐलान में एहसास ख़त्म करके अपने काम में एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। खुदारा अपने काम में एहसास पैदा करें। जो ज़्यादती, जो मरी वाला वाक़या है, ये अल्लाह ताला उन लवाहिकीन को सब्र दे, अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए उन लोगों की जिनकी जानें गई हैं, जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, और इंतज़ामिया को, हुकूमतों को ये तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी ऐसी पॉलिसीज़ बना सकें कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात ना हों। अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। मतलब इमेजिन कि गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई का ये हाल है, पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है, तबाह कर दिया है पाकिस्तान की मईशत को, और ये कहते हैं कि मैं ब्रांड हूं। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड माई सेल्फ। ये अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का प्रॉब्लम ही यही है कि इनको अंदाजा ही नहीं है कि इन हालात में भी कह रहे हैं कि मैं ब्रांड हूं। काश के कहते भाई पीटीआई ब्रांड है, काश ये कहते हमारी हुकूमत ब्रांड है, काश ये कहते हमारी पॉलिसी ब्रांड है। नहीं, इमरान खान ब्रांड है। वो ब्रांड लोगों ने देख लिया है। शर्मनाक अमल है कि जिस हुकूमत ने इतने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, उसने 3.5 साल में तो कुछ नहीं किया, और अब जब महंगाई की, बेरोजगारी की, गुर्बत की ये सिचुएशन है, उसमें आप एक मिनी बजट लेके आ रहे हैं। तो ये शो करता है कि आपकी पहले भी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, आपकी आज ही पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। आप एक अवाम दुश्मन हुकूमत है। मैं सिर्फ कह ही सकता हूँ, बिकॉज सुनेंगे तो नहीं है, क्योंकि इनका कहना ये है कि आपका ब्रांड इमरान खान है, तो वो ब्रांड तो फिर सुनता है नहीं। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब हलीम आदिल शेख साहब जो आज NICVD के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, वहाँ जाके तकारीर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड है। खुद उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं NICVD का पेशेंट रहा हूँ, और वो शायद NICVD की परफॉर्मेंस से मुतमईन थे। जब वो जेल गए तो उन्हें इन राइटिंग लिख के दिया कि मुझे NICVD भेजा जाए। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को अपनी ज़ाती मफाद के चक्कर में इदारों को इस तरीके से
पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको इस तरीके से मुतासिर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो NICVD 70 करोड़ रुपए उसको मिलते थे साल के जब वो वफाक के पास था, आज उस NICVD को तकरीबन 16 अरब रुपए मिल रहे हैं और यही सिंध हुकूमत दे रही है। ये जो इतना बड़ा नेटवर्क एक्सपैंड किया है इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है। वो हमारे मुलाजमीन हैं, हमारा असासा हैं वो तमाम लोग, उनके जो भी इशूज़ होंगे वो माजी में भी हमने हल किए, आज भी हम हल करेंगे, कल भी हम हल करेंगे। ये लोग बातें कर सकते थे, बातें ही करते रहेंगे। हमने किसी सियासी जमात को इजाज़त नहीं दी, लेकिन हाँ हम सियासी जमात का राइट टू प्रोटेस्ट का एहतराम करते हैं। इजाज़त नहीं दी, वो किसी इजाज़त के साथ यहाँ नहीं बैठे, और अगर हम कोई कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ तो आप लोग ही फिर कार्रवाई के खिलाफ वो चीज़ करेंगे। वो सियासी जमात का हक है कि वो सियासत करे, लेकिन हम समझते हैं कि उस सियासत करते हुए लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। उनको जितना प्रोटेस्ट करना है वो साइड पे आके कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़क को ब्लॉक ना करें। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ। और कल भी जब हमारा वफ्द उनके पास गया, हमने कहा आप भी सियासी जमात हैं, हम भी सियासी जमात हैं, हम सियासी गुफ्तशनीद कर सकते हैं मामलात की रेजोल्यूशन के लिए। हम समझते हैं जो हम कानून लेके आए हैं वो एक बड़ा अच्छा मुतवाज़न कानून है। आप हमारी बात से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन इस मामले का मसला सड़क पर हल नहीं होगा, ये हम या तो असेंबली में हल कर सकते हैं या कोई मीटिंग करके हल कर सकते हैं। तो हमने उनको तजवीज़ ये दी, हम कमेटी बना देते हैं, आप भी अपनी कमेटी तजवीज़ दे दें, हम लोग मिलकर बैठ के इन चीज़ों को देख लेते हैं, डिलिब्रेट कर लेते हैं और मामले का हल तलाश कर लेते हैं। और इन द मीन टाइम आप ना अपने कारकुनान को तकलीफ दें और ना शहरियों को तकलीफ दें। अपने धरने को आप कैंसिल कर दें, मौखर कर दें, मुलतवी कर दें। हमने उनको बड़ी मोदबाना गुजारिश की, उनके राइट टू प्रोटेस्ट का एहतराम करते हुए। अब बॉल उनके कोर्ट में है कि क्या वो हमारी बात से इत्तफाक करते हैं, नहीं करते। मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर आप नेक मकसद के लिए बाहर निकले हैं तो नेक मकसद में आपका मकसद किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं है। तो अगर आपने सड़क ब्लॉक कर दी है तो पीछे हाई कोर्ट भी है, असेंबली भी है, सिंध सेक्रेटेरिएट भी है। बंस रोड की आवाम हो या बाकी एरिया की आवाम हो, वो आमदोरफ्त इस एरिया से करती है, ओपन रोड है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो लोगों को तकलीफ होती है। तो मैं समझता हूँ किसी भी सियासी जमात का इंटरेस्ट किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो तकलीफ ना पहुंचे, बाकी जितना प्रोटेस्ट करना उनका हक है, हम उसका एहतराम करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो मैं समझता हूँ वे फॉरवर्ड है। जितनी जल्दी हम ये फैसला कर लें उतना अच्छा होगा। मुझे पार्कों से मोहब्बत है, मुझे ओपन स्पेसेस से मोहब्बत है। जी वो नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ जेन्युइनली कि उन पार्कों को परमानेंटली हरा भरा रखने के लिए, परमानेंटली अच्छा रखने के लिए आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना होगा और वहाँ पर कोई ना कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप दुनिया भर में जिस तरह आप किसी पार्क में जाते हैं तो कोई रेस्टोरेंट होता है, कोई चाय वाला होता है, कोई समोसे वाला होता है, ताकि लोग जो वहाँ पे आए वो कम से कम कुछ चीज़ को एंजॉय कर सकें। जिसकी मैं मिसाल आपको पीपल स्क्वायर देना चाहूँगा। पीपल स्क्वायर को वीकेंड्स पे 15 से 20 हज़ार लोग विजिट करते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, कियोस्क लगे हुए हैं, वहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट है, कहीं चाय वाला है, कोई जूस वाला है, कोई आइसक्रीम वाला है। तो जो बच्चे, घर वाले, बुजुर्ग आते हैं वो फिर कुछ खा पी पाते हैं। बदकिस्मती के साथ कराची के पार्क्स के अंदर ये माजी में कभी फैसिलिटी स्टैब्लिश नहीं हुई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह प्राइवेट सेक्टर की मदद से हमारे जितने भी पार्क्स हैं उसके अंदर अगर इस तरह की फैसिलिटी होगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसकी मैं मिसाल दुनिया भर की नहीं दूंगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम इस्लामाबाद जाते हैं, F9 पार्क है। उस F9 पार्क के अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, राइड्स भी हैं, तमाम फैसिलिटीज़ भी हैं और वो पार्क भी है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह इस्लामाबाद में ये चीज़ हो रही है, अगर कराची शहर में भी होगी तो शहरी फिर बासानी पार्क्स आ पाएंगे। इन पार्क्स को अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया जा सकेगा और जब ये सहूलियात होंगी तो लोग एक्चुअली जेन्युइनली पार्क्स को एंजॉय करेंगे, जिस तरह दुनिया भर में पार्क्स को एंजॉय किया जाता है। जी राना साहब, ये पहले कहा था। अच्छा राना साहब, देखें, कानून बनाया जाता है इदारों को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करने के लिए। HEC और यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड 2 डिपार्टमेंट से जिनका बुनियादी तौर पर काम सेम था, इन चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, इनको आसान करने की ज़रूरत है ताकि इदारा इफ़ेक्टिवली अपना काम कर सके। मैं समझता हूँ हम बहसीत हुकूमत उस फेज़ में अब जा रहे हैं जहाँ पर हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि सर्च कमेटी का सरबराह किसी को बना दिया, सर्च कमेटी का अभी प्राइवेट अफराद को सरबराह बनाया जाता है। उन प्राइवेट जो अफराद हैं उनके क्या मफादात हैं, क्या नहीं है, क्या आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? जो माजी में सर्च कमेटीज़ ने फैसले किए हैं, जो अभी जामियात का हमारा हाल है,
क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? आप बड़ा डिटेल में रिपोर्ट करते हैं इस मामले, आप मुत्तफिक नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए फैसला ये किया गया कि कानून साजी की जाए इस हवाले से, और कानून साजी के अंदर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई जाए जो कि सर्च कमेटी का फैसला करेगी। दूसरा उसके अंदर जो अच्छी चीज़ है कि पहले होता है कि आपने एक जनरल सर्च कमेटी बना दी, वो हर यूनिवर्सिटी का फैसला करेगी। अब हमने क्या किया कि नहीं, सर्च कमेटी होगी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, यानी कि अगर इंजीनियरिंग इशू के ऊपर सर्च कमेटी को फैसला करना है तो उसके अंदर इंजीनियरिंग सेक्टर के 2 मेंबरान होंगे, अगर हेल्थ मेडिकल रिलेटेड है तो वहाँ के 2 लोग होंगे, अगर जनरल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के 2 लोग होंगे, ताकि आप बेहतर इनपुट दे सकें। उसके बाद जब आप एक वाइस चांसलर को अपॉइंट कर देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है। अब ये नया कानून, ये नई कानून साजी जो है, ये शो करती है कि हर 2 साल में उसकी परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा, ताकि हुकूमत को आगाह किया जा सके कि आया कोई वाइस चांसलर साहब अच्छे अंदाज से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए नहीं कर पाए। और तीसरी और सबसे अहम चीज़, 4 साल का टेन्योर ख़त्म होता है, टेन्योर ख़त्म होने के बाद फिर सर्च कमेटी नए प्रोसेस को स्टार्ट करती है, फिर कोई अदालत चले जाता है, इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती है। नया वाइस चांसलर अपॉइंट होने में कई बार साल लग जाते हैं। तो इसके अंदर ये भी कहा गया है कि अगर मैं वाइस चांसलर हूँ, मेरा टेन्योर ख़त्म होने से 6 महीने पहले जो सर्च कमेटी है वो अपनी तजावीज़ देगी और प्रोसेस को स्टार्ट कर देगी। तो मैं समझता हूँ एक बेहतरी की तरफ कदम है ये, और इसको किसी फ़र्द या किसी एक इदारे की तरफ से नहीं सोचना चाहिए। टारगेट ये है कि हम बेहतरी की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट हैंडसम लॉकडाउन नहीं हो सकता। मैं तो बड़ा नाक़िद हूँ इस चीज़ का, बिकॉज अगर आप गुलशन इकबाल की फला गली में रहते हैं तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ कि आप नीपा की तरफ नहीं जाएंगे, आप डालमिया की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप लियारी की किसी गली में रहते हैं तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ कि आप उस गली से निकल के चाकीवाड़ा की तरफ नहीं जाएंगे। बड़ा इफेक्टिवली जो लोग ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं ना, उनके इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हम बहसीत कौम भी रूल्स को इतना फॉलो करने पर अनफॉर्चुनेटली बिलीव नहीं करते। तो अगर बहसीत कौम हमें फैसला करने की ज़रूरत है कि क्या हमें वो लॉकडाउन वाली सख्ती चाहिए या नहीं, हमें ये जो आज रिलैक्सेशन है हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अगर हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहते तो आज हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, और हमें मास्क पहनना है। हमें जो हमारी समाजी तकारीब में देख रहा हूँ, मतलब मैं पढ़े लिखे लोग हो, मजदूर हो, किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में आप चले जाएं, मास्क लोग नहीं पहन रहे। मैंने आपने मास्क पहना हुआ है, आपके साथ जो लोग बैठे उन्होंने मास्क नहीं पहना, लेकिन देखिए हमारी बात करने से फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने मास्क पहन लिया। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि टीवी चैनल्स, मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार हमारी मदद करें कि हम इस मैसेज को कन्वे करें कि यार सख्ती की तरफ नहीं जाना, हमको हम चीज़ों को बंद नहीं करना चाहते। तो अगर हम सख्ती को अवॉइड करना चाहते हैं तो आज हम थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, जो चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। अदरवाइज में ना स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, ये किताबों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो सकती है, वो प्रैक्टिकली करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या क्या इस पे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप?